हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू सेल। सेल में किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ सेल, तो कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर कैसे निकलता है ये हम लोग देखेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। Some substances like CO2 and O2, carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. कुछ substances जैसे कि CO2 हो गया, आपका O2 हो गया, ये सेल के अंदर बाहर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर मूवमेंट करता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्यूजन, एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो लॉज है वो वाटर भी ओबे करता है। देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। ठीक है। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस में चलते रहता है, जहां हाई कंसंट्रेशन है वहां से जहां लो कंसंट्रेशन है वहां। Some substances like CO2 and O2 accumulates in high concentrations inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside of the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of higher concentration to a lower concentration by the process of diffusion. तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या कोई सॉलिड पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसेंट्रेशन मतलब जहां ज्यादा अमाउंट है वहां से लो कंसेंट्रेशन मीन्स जहां कम अमाउंट है की तरफ मूव करते हैं। मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं बिना किसी मेम्ब्रेन के। आसान लैंग्वेज में हम लोग देखें तो जहां चीज ज्यादा होता है वहां से निकल कर वहां जाती है जहां कम होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर हम एक परफ्यूम स्प्रे करें रूम के कोने में, थोड़ी देर बाद उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में आ जाती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो हवा में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है। ऑस्मोसिस एक वाटर का मूवमेंट है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट जहां वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। किसके थ्रू? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Osmosis is special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेल्युलर, जो जिनमें एक ही सेल पाया जाता है, और बहुत सारे प्लांट सेल, ये लोग वाटर कैसे गेन करते हैं? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। ठीक है। इसको भी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जहां पानी ज्यादा होता है वहां से जहां कम होता है वहां जाता है। ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ये किसके थ्रू होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। अब इसको इजीली अगर हम लोग समझें, हमने किशमिश को तो पानी में भिगोया ही होगा, तो उसमें क्या होता है, किशमिश कुछ टाइम बाद स्वेल कर जाता है, मतलब फूल जाता है। अब क्यों स्वेल कर जाता है? क्योंकि रेजिन के अंदर, क्योंकि जो किशमिश है उसके अंदर पानी कम होता है और बाहर ज्यादा पानी होता है, तो पानी जो है किशमिश के अंदर चला जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इजी वर्ड में हम लोग समझें दैट पानी का मूवमेंट जहां पानी ज्यादा है वहां से जहां पानी कम है वहां चला जाता है। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसका और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे आप काजू बादाम किशमिश पानी में भिगोते हैं तो वो क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं। और अगर हम वेजिटेबल्स को नमक वाले पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है क्योंकि पानी उसमें से बाहर आ जाता है।
तो ये स्लाइड में आप डायग्राम से समझ सकते हो डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब हम लोग देखेंगे व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल। अगर हम किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को डाल देंगे किसमें, एक सॉल्यूशन में जो है शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन, तब क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्टी वाटर। तो कुछ तीन चीजें हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, पहला तीन सॉल्यूशंस बन सकता है, जिसमें से हम लोग पहला सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे सबसे पहले, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सेल के कंपैरिजन में कम सॉल्यूट जैसे नमक या शुगर होता है। अब इसको समझो, अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो पानी सेल के अंदर चला जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है और अंदर कम। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो सेल होता है वो स्वेल कर जाता है और वो बर्स्ट भी हो सकता है। सेम बाई एग्जाम्पल, अगर हम किशमिश को पानी में, नॉर्मल पानी में डाल दे तो वो फूल जाती है क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाता है। सेकेंड क्या हो सकता है, सेकेंड व्हाट कैन हैपन, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज अ वेरी concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्यूट होता है। अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो पानी सेल के बाहर चला जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो किशमिश को अगर हम लोग नमक वाले पानी में डाल दें तो क्या होता है, वो सूख जाता है क्योंकि उसका जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। और थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड बन सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल और सॉल्यूशन दोनों का सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। ऐसे केस में पानी का मूवमेंट दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड बराबर है, ना अंदर ज्यादा है ना बाहर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि सेल का जो साइज है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। इसके एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी के सेल्स को अगर सलाइन में डाला जाए, लाइक सॉल्ट वाटर में डाला जाए, तो वो आइसोटोनिक होता है, इसीलिए उसे हम लोग इंजेक्शंस में यूज करते हैं, आपने सुना होगा। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टॉपिक, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गन्स के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब कोई भी सेल है ना, उसमें क्या होता है, उसके अगल बगल एक मेम्ब्रेन होता है। क्या करता है वो मेम्ब्रेन, सेल के जो कंटेंट है उसको सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूड सेल्स from multicellular organism need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. अब ये जो large और complex cells होते हैं ना, जिसके अंदर हम लोग multicellular organisms को ले सकते हैं, उनके cells को ले सकते हैं, इसमें क्या चीज का जरूरत होता है, they need a lot of chemical activities to support their complicated structure and functions. तो इसी एक्टिविटीज को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को सेपरेट एक दूसरे से करने के लिए these cells use membrane bound little structures. अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं हम लोग उसमें, ठीक है, membrane bound little structures within themselves. तो some important examples of cell organelles which we discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastids. They are important because they carry out some very crucial functions in cell. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। We will discuss about endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastids, vacuoles, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेल में ना कुछ क्रूशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये क्या है, एक बहुत ही लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। इट लुक्स लाइक व्हाट, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स, ये वेसिकल्स के जैसे दिखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ईआर का दो टाइप है, क्या क्या है, दो टाइप है इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट हम लोग इसको आर बोलते हैं और इसको एस बोलते हैं, ठीक है।
तो जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस लुक्स रफ, ये इसको जो हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है हम लोग को? रफ दिखता है. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to the surface. अब RER का जो सरफेस होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम अटैच होता है. तो इसका जो लुक है वो क्या हो जाता है? रफ हो जाता है माइक्रोस्कोप में देखने के बाद. The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. अब ये जो राइजोसोम है, जो एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट है, इसका काम क्या होता है? ये साइट है प्रोटीन मैन्युफैक्चर. मतलब प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कहाँ होता है सेल में? राइजोसोम्स में, राइबोसोम्स में. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need. अब ये जो प्रोटीन जो मैन्युफैक्चर हुआ है, इसको फिर सेल में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ऑन नीड में इसको भेजा जाता है. किसके हेल्प से? ER के हेल्प से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स की तरह दिखते हैं ना, वेसिकल्स की तरह, राउंड ऑब्लॉन्ग बैग्स की तरह. तो इसके हेल्प से हम लोग जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन है उसको सेल्स के वेरियस प्लेसेस में भेजते हैं डिपेंडिंग ऑन जहाँ ज़रूरत है. अब SCR के बारे में समझते हैं. SCR इज हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. SCR में क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर होता है और लिपिड्स का. ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल के फंक्शन में जो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का हम लोग को जरूरत है, उसका मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. अब ये जो प्रोटीन्स जो फॉर्म हो रहा है RER में और लिपिड्स जो फॉर्म हो रहा है SCR में, ये हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के लिए. और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. अब कुछ जो प्रोटीन्स है और लिपिड्स हैं, ये फंक्शन करते हैं किस प्रकार? एंजाइम्स की तरह और हार्मोन्स की तरह. Although the ER varies greatly in appearance in different cell, अलग अलग सेल में जो ER का जो appearance है, जो स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है, बट इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम. ये क्या फॉर्म करता है? एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है. Thus one function of ER is to serve as channel for the transport of materials. ER का मेन फंक्शन अगर हम देखें तो क्या है? वन फंक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ER, क्या ये सर्व करता है एज अ चैनल किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? मटेरियल्स के लिए, और स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. किसके बीच में? साइटोप्लाज्म के डिफरेंट वेरियस रीजन्स के बीच में या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में. ER ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. ER उसमें भी हेल्प करता है, जो सेल का जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होता है उसमें भी ये प्रोवाइड करता है अपना सरफेस. ठीक है. SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफाई करने में. क्या? बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को. नाउ विल डिस्कस सेकेंड ऑर्गेनल दैट इज Golgi apparatus. The Golgi apparatus first discovered by Camillo Golgi. ये Camillo Golgi ने describe करा था. Golgi apparatus consists of system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called systems. अब ये जो Golgi apparatus है, इसको firstly describe किसने करा? Camillo Golgi ने. Consist of a system of membrane. इसमें क्या होता है? membrane-bound vesicles होता है जिसको arrange किया गया है लगभग approximately parallel, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज किया गया है स्टैक्स में, और इसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे? सिस्टर्न्स. दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER. इसमें जो ये जो मेम्ब्रेन है, इसका कनेक्शंस किसके साथ होता है? ER के मेम्ब्रेन्स के साथ. एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम. और ये मिलके क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम का एक अलग पोर्शन क्रिएट करता है. द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ER is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi modifications and packaging of the products in vesicles. अब ये जो ER के आसपास जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है, उसको पैक करके डिस्पैच किया जाता है सेल्स के अंदर या बाहर. किसके थ्रू? ये Golgi modifications के थ्रू. और इसका जो वेसिकल्स है उसमें इस पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाता है. इन सम केसेस, कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन दी Golgi apparatus. कुछ केसेस में Golgi apparatus में हम लोग सिंपल शुगर्स से कॉम्प्लेक्स शुगर्स बना सकते हैं. द Golgi apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम. लाइजोसोम के फॉर्मेशन में भी Golgi apparatus का इन्वॉल्वमेंट होता है. Third, we will discuss lysosomes. Lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. Lysosomes क्या है? एक membrane-bound sac है जिसमें क्या है भरा हुआ? That is digestive enzymes. These enzymes are made by ER.
सॉरी, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके थ्रू ये एंजाइम्स बना हुआ है, जो किसमें फिल्ड है, लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल में जो वेस्ट, जितना भी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सेल का जो कैरी आउट करता है ये फंक्शन, वो कौन सेल ऑर्गेनल करता है, that is lysosomes. They help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. इसका काम क्या है, सेल को क्लीन रखना, कैसे, फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करके और सेल ऑर्गेनल्स को, जो worn out cell organelles है उसको डाइजेस्ट करके। Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome with break कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फॉरेन मटेरियल सेल में एंटर कर जाते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया और फूड, जो सेल के लिए हानिकारक है, तो ये इसको क्या करता है, क्लीन कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर गया है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस। अब लाइसोसोम कैसे एबल है ये काम करने के लिए, बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी हमने देखा कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, तो जो भी जितने भी जो फॉरेन मटेरियल्स है या वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स है उसको ये डाइजेस्ट करके क्लीन कर देता है। और ये जो एंजाइम्स है ये केपेबल है ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एंजाइम्स है इसमें ऐसा पावरफुल, ये एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है सेल में, ये उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर सकता है लाइसोसोम। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन cellular metabolism, for example when the cell gets damaged, lysosome may burst and enzymes digest their own cell. अब ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, अब सेल के जब मेटाबॉलिज्म में कुछ डिस्टर्बेंस होगा, से फॉर एग्जांपल अगर हम बोल सकते हैं कि अगर सेल डैमेज कर गया तो क्या होगा, ये जो लाइसोसोम्स है, ये जो सैक्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ये बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, और इसी रीजन से हम लोग लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया। हमने बचपन में बहुत सुना होगा, लाइक एक ही लाइन याद रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल। सो फर्स्ट पॉइंट यही है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें मेम्ब्रेन का कवरिंग दो रहता है। तो जो आउटर, जो बाहरी वाला मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, पोरस, और इनर वाला जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होता है। दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जेनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो फोल्ड्स हैं वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, किसके लिए, जनरेट कर एटीपी जेनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म आई थिंक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हाँ मैंने लिखा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हम लोग वेरियस केमिकल एक्टिविटीज करने के लिए, वो कहाँ से रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके फॉर्म में रिलीज होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। अब एटीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल को यहीं से एनर्जी आता है। तो अब जो बॉडी है वो एनर्जी यूज करता है कहाँ से, जो एटीपी में स्टोर्ड है। ठीक है, क्यों यूज करता है, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव their own DNA and ribosome। अब माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है। क्यों स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स हम लोग इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसका खुद का डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड खुद का राइबोसोम्स है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स है, सो दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन समटाइम्स। फिफ्थ इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और प्लास्टिड दो तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो व्हाइट होता है या तो कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके थ्रू होता है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये है क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा क्लोरोप्लास्ट में आपको येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी मिलेगा। Leucoplasts are primarily organelles in which
मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें क्या स्टोर होता है? प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, स्टार्च और ऑयल्स। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अब क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपको बहुत सारे मेम्ब्रेन के लेयर्स मिल जाएंगे उसके मटेरियल्स में एम्बेडेड, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? दैट इज स्ट्रोमा। These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA एंड राइबोसोम होता है, ठीक उसी तरह प्लास्टिड्स का भी खुद में होता है DNA एंड राइबोसोम्स। और इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा सिमिलर है, मिलता जुलता है। Sixth cell organelle, that is vacuoles. Vacuole are storage sacs for solid and liquid content. यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो सेल के जो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स हैं। Vacuoles are small sized in animal cells. एनिमल सेल में ये छोटे साइज में होता है और प्लांट सेल में ये बहुत वेरी लार्ज वैक्यूल होता है। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. पूरा सेल का जो वॉल्यूम है उसमें हम लोग देख सकते हैं जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो पूरे सेल का 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। अब प्लांट सेल में जो वैक्यूल है ये फुल होते हैं किससे? सेल सैप से, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। मेनी सब्सटेंस ऑफ importance in the life of plant cell are stored in vacuole. प्लांट सेल के लाइफ के लिए जो भी सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट है उसको कहाँ स्टोर करा जाता है? वैक्यूल्स में। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें क्या क्या होता है? एमिनो एसिड होता है, शुगर होता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, द फूड वैक्यूल्स कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। तो जैसे वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ अमीबा, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसका जो फूड वैक्यूल होता है वो उसमें क्या होता है? फूड आइटम्स होते हैं जो अमीबा ने कंज्यूम करा है। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स specialized vacuoles are also important role. Specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. और कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स क्या करते हैं? वो ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। क्या इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं? एक्सपेल करने में एक्सेस वाटर और वेस्ट जो है सेल में वो। Now we have come to the last topic of the video, that is cell division. सेल डिविजन क्या होता है? तो सेल डिविजन का मतलब होता है एक सेल का दो या ज्यादा नए सेल्स में डिवाइड होना, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। न्यू सेल्स क्यों बनते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में? ताकि वो ग्रो करे, रिप्लेस करे ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल्स को, एंड फॉर्म गमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और गमीट्स फॉर्म करे जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिविजन। वो प्रोसेस जिससे न्यू सेल्स बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिविजन। सेल डिविजन दो मेन टाइप्स का होता है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। The process of cell division by which most of the cell divide for growth के लिए if cells divide कर रहे हैं that is mitosis, और इस process में each cell called mother cell, जो हर एक सेल है that is called mother cell, और ये divide करता है और form करता है दो identical daughter cells। अब ये जो daughter cells है उसमें same number of chromosomes होता है mother cells के जितना, and it helps in growth and repair of tissues in organisms. The specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring. They divide by different process called meiosis, which involves two consecutive divisions. When a cell divide by meiosis, जब meiosis में cell divide करता है तो ये क्या produce करता है? 4 new cells instead of 2 cells. 2 cells किस में था? Mitosis में, and 4 cells किस में है? Meiosis में. The new cells only have the half number of chromosomes than that of mother cell. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। तो ये जरूरी है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और रिपेयर के लिए। ग्रोथ के लिए कैसे? जब हम बड़े होते हैं हमारा सेल डिवाइड होकर नए सेल बनाता है। रिपेयर के लिए कैसे जरूरी है? अगर कहीं चोट लग जाए या स्किन कट हो जाए, नए सेल्स बनकर पुरानी जगह को ठीक करते हैं। और रिप्रोडक्शन में कैसे? कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा का एग्जांपल लेंगे, ये सेल डिवीजन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं माइटोसिस के बारे में इन शॉर्ट। ये बॉडी सेल्स में होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, ठीक है। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है और दोनों न्यू सेल्स का जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्ट सेम होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है,
ठीक है। और क्रोमोसोम इसमें सेम होता है जैसा पेरेंट सेल में है, ठीक उसी प्रकार। और मियोसिस में क्या होता है, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है और हर डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इससे वेरिएशन आता है, मतलब ये हेरिडिटी में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ह्यूमन स्पर्म या एग सेल फॉर्मेशन, और माइटोसिस में वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ स्किन सेल एंड ब्लड सेल, ठीक है। So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you.